हमारे सामने रिएक्शंस है मेटल्स प्लस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रिएक्शन अगर ईसीएस में ऊपर है, एसआरपी लो है और एक का एसआरपी हाई है, मतलब एक का एसआरपी लो एक का एसआरपी हाई, तभी रिएक्शन होगी। एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक्स वाई जेड आपकी तीन मेटल्स हैं, एक्स वाई जेड आपकी तीन मेटल्स हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, इनकी रेड्यूसिंग पावर पूछी गई है। रेड्यूसिंग पावर मतलब एसआरपी पूछा गया है, तो जिसका नेगेटिव में एसआरपी है वो सबसे नीचे वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे नीचे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर से शुरू हुई और ऊपर से शुरू हुई तो ऊपर वालों की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वालों की बिल्कुल नेगेटिव है। इसका मतलब जो आपके नीचे वाले तत्व हैं उनका एसआरपी मैक्सिमम होता है, ये हमने पहले से ही रट रखा है। तो अगर नीचे वाले की वैल्यू ये जो नेगेटिव में है इसी का तो एसआरपी हाई होगा, तो सबसे आगे वाई, उसके आगे जेड, उसके बाद एक्स, एसआरपी के हिसाब से इनकी वैल्यू रख दें। उसके बाद अगले पेज पर एक क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब है एसआरपी। एसआरपी को कैसे और लिख सकते थे, ई नोट बराबर एम एन प्लस बीच में डंडा एम, क्योंकि आगे वाला चार्ज में है और पीछे वाला न्यूट्रल है, तो चार्ज से चार्ज लेस बना देता है, रिडक्शन होता है तो चार्ज कम हो जाता है ना, चार्ज कम हो जाएगा या चार्ज चला जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। कुछ नहीं, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखें तो जो टॉप पर होंगे उनका एसआरपी नेगेटिव होगा, उनका एसआरपी नेगेटिव होगा, लेकिन जो बॉटम पर होंगे उनका एसआरपी पॉजिटिव होगा। जो भी बॉटम पर होंगे उनका एसआरपी पॉजिटिव होगा। अब मेटल जो है ना, मेटल का एसआरपी कम होगा क्योंकि ईसीएस में ऊपर है तो नेगेटिव में होगा, और जो नॉन मेटल्स हैं उनका एसआरपी कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। देख लो यहाँ से सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर आपका लिथियम है, तो लिथियम सबसे बाद में रहेगा क्योंकि लिथियम का एसआरपी सबसे कम, और एसआरपी कम तो रिडक्शन पोटेंशियल भी कम। उसके बाद आपकी ईसीएस में आ जाता है Na+, ये भी मेटल है। अब ये दूसरे नंबर पर आता है तो ये दूसरे नंबर पर हमने चौथा लिख दिया, क्योंकि अगर आपका एसआरपी कम तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल भी तो कम होगा, आप रिडक्शन कम करोगे। उसके बाद आपका आ जाता है बी या दूसरा I2, तो हमने I2 लिख दिया। अब आपने कहा साहब आपने I2 तो लिख दिया, आगे दो मेटल्स हैं, Ag+ को क्यों नहीं लिखा, तो मैंने कहा लास्ट में हमने याद किया था कि 5 मेटल्स नीचे हैं, तो Ag+ आपका है जो काफ़ी नीचे है, किससे, नॉन मेटल्स भी कुछ ऐसी हैं जिनसे नीचे है, जैसे I2 से नीचे है Ag+, और जो ECS में नीचे उसका एसआरपी ज़्यादा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, इसलिए उसके बाद नंबर 3 आया और लास्ट में नंबर 1 Cl2 सबसे नीचे है। जो मेटल्स दी गई हैं इनमें वैसे तो आपका फ्लोरीन सबसे नीचे है ECS में, तो हमने आंसर रख दिया। ये तो सब बोरिंग टॉपिक था, अब हमारा असली टॉपिक, अच्छा टॉपिक शुरू हो रहा है, टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स, नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नंबर 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब विद्युत रासायनिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो आपकी होती हैं ये होती हैं विद्युत अवशोषित सेल। अब सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर चीज़ में कॉमन है, हर सेल में कॉमन है, तो ये हमें याद करने चाहिए। जहाँ पर चेंज होगा वहीं पर अब हमने आगे मेंशन करेंगे, नहीं तो हम आगे लिखते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, कैथोड पे रिडक्शन होगा। आपने कहा कैथोड पे रिडक्शन क्यों होगा, कैथोड पे तो कैटायन होता है, तो मैंने कहा होता है, देखो ना M+ है कैटायन, है मेटल, लेकिन कैथोड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, उसने लड़ाई की,
इसके माइनस चार्ज और उसके पॉजिटिव चार्ज में लड़ाई हुई और क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया भैया। ये जो आपका M दिया गया था ये न्यूट्रल हो गया, और जब M न्यूट्रल हो गया तो क्या हुआ, रिडक्शन ही तो हुआ ना। प्लस से जीरो चार्ज आ गया, +1 से जीरो चार्ज आ गया, रिडक्शन हुआ। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज वाली वैल्यू तो होती है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन से लड़ती है तो उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देता है और रिडक्शन हो जाता है। इसलिए रट लो, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कम हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। भाई सेम लाइन मैंने लिख दी है आगे। एनोड पर क्या होगा, मैंने कहा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। आपने कहा अरे भैया ऑक्सीडेशन क्यों होगा, एनोड पर तो एनायन होगा। एनायन क्या ऑक्सीडेशन करता है, मैंने कहा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैटायन एनायन पर डिपेंड नहीं करता। वो किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन से पंगा ले रहे हैं, क्या वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से लड़ रहे हैं या नहीं। हमने देखा नहीं लड़ रहे हैं। ये जो न्यूट्रल चार्ज वाला है, कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा तो नेगेटिव चार्ज में हो जाऊंगा। ये जो आपका एनोड पर जो आयन था ये लड़ ही नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद ये आगे गया तो जब इसने लड़ाई नहीं की तो दूसरे ने इसे मारा। जब दूसरा कोई तुमको मारेगा तो तुम्हारी ताकत छीन लेगा, वही हुआ। जब ये इलेक्ट्रॉन से नहीं लड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स ने इसके इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए, और जब इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए तो इसका नेगेटिव चार्ज चला गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑल दो ये सब भूल जाओ, ये तो हमें पता है ना कि इधर तू न्यूट्रल था, इधर तू पॉजिटिव चार्ज में आ गया, भैया तेरा ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया तो कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। छोटा टॉपिक था, बेसिक सी बात है, रट भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ के करेंगे तो और अच्छा रहेगा। कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो भाई कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। हर सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन यही होगा। क्या होगा, जो हमारे इस पेज में नीचे तरफ दिया गया है कि सेल रिप्रेजेंटेशन हर सेल में यही होगा। आपने कहा बोल तो दिया, दिखाओ तो कैसे होगा। तो हमने कहा रुको दिखाते हैं। पहले देखो LHS लिखा है, LHS। अब पेज पर अपना हाथ रखो, जिधर LHS लिखा हुआ है वहीं पर तो LHS है, और जिधर RHS लिखा हुआ है वहीं पे तो RHS है। मान लो ये एक हार्ट है, क्योंकि अगर हमने बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है ये बीच में 2 डंडे हैं बड़े बड़े, ये हार्ट के पाइप्स हैं। इधर आपका लेफ़्ट साइड वाला हार्ट है, उधर आपका राइट साइड वाला हार्ट है। ये तो हमें पता था ना, ये हमने याद कर रखा है। तो सबसे पहले LHS पे क्या हो रहा है, आपने कहा हमें क्या पता, देखो। तो मैंने कहा ये न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सॉरी, न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज में जा रहा है तो LHS पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड है। क्या है, एनोड है। अब बीच में 2 बड़े बड़े डंडे हैं, इनके नाम क्या रखने हैं। बीच में 2 बराबर बड़े बड़े डंडे हैं, इनको बोल दिया हमने सॉल्ट ब्रिज। क्या बोल दिया, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद हम आए RHS में, RHS मतलब राइट हैंड साइड में, और इधर हमने देख लिया कि N+ चार्ज से ये न्यूट्रल हो गया, मतलब हो रहा है इसका क्या, रिडक्शन। मतलब है क्या, ये कैथोड है। उसके बाद इधर C1 C2 है दोनों तरफ। तो नोटिस करो कि जहाँ पे चार्ज है, जिस तरफ चार्ज है आयन का, वहीं पे उसकी छोटे से बिंदु में दोनों तरफ कंसंट्रेशन लिखी है। तो कंसंट्रेशन को ज़्यादातर 1 मोल मान लो, क्योंकि मैंने बोला था इस चैप्टर में हमें कंसंट्रेशन से ज़्यादा खेलना नहीं है, ज़्यादा खेलना हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से है, तो मान लिया। अब इसे एक लाइन में याद करते हैं। 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। बीच में अपना एक हाथ रखो, और हाथ के लेफ़्ट हैंड साइड पे बोलो LHS, राइट हैंड साइड पे बोलो RHS। लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा कैथोड, लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा एनोड। सबसे पहली बात, लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा एनोड और लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा ऑक्सीडेशन। बीच में 2 बराबर डंडे, और राइट हैंड साइड पे होगा आपका कैथोड, और हो रहा होगा रिडक्शन।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एनोड है। क्या कर रहा है? एनोड आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एनोड ऑक्सीडेशन, बात खत्म। बीच में दो बराबर डंडे, उसके बाद आ गई आपकी ये राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन, और ये है आपका कैथोड। हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म। छोटी सी बात है, याद हो गई, 2-4 बार बोलेंगे और अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज में हमने देखो ऊपर की तरफ फिर से वही फार्मूला लिख लिया। क्यों? ताकि और अच्छे से याद रहे। LHS, LHS पे क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन, और है क्या? एनोड। बीच में दो बड़े बड़े डंडे RHS, RHS पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, और है क्या? कैथोड। देखो कितने छोटी सी जगह में आ जाता है। जब आप इसे याद कर लोगे आपकी ज़ुबान पे बैठ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, अब ये लाइन भी याद करनी है, ये सब बेसिक चल रहा है। उसके बाद सेल तो बहुत छोटा पार्ट है। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। अब एनोड मतलब LHS से RHS की तरफ जाते हैं, बात ख़त्म। और जो आयंस होते हैं इनके, ये इंटरनल सर्किट में घूमते रहते हैं। इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट क्या है, अभी आप थोड़ा धीरज रखिए, वो भी समझ जाएंगे। लेकिन ये लाइन याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, और आयन इंटरनल सर्किट में घूमते रहते हैं। उसके बाद सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई नोट कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF है, उसे लिखने के दो फॉर्मूले हैं। आपने कहा कौन सा? मैंने कहा पहला जो फॉर्मूला आपका है वो आपका है ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड। एक का SOP दिया है, एक का SRP। आपने कहा भैया एक SOP एक SRP, क्वेश्चन में दोनों की बात थोड़ी ना होगी, एक की ही बात होगी। ये लगा ना लगा, बात ख़त्म। तो हमने कहा याद कर लो, कहीं पे आपसे पूछ लिया, असर्शन रीजन में पूछ लिया, या कई थ्योरेटिकल सवाल में ये फॉर्मूला पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उसके लिए याद कर लो ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड, और एनोड का SOP और कैथोड का SRP। उसके बाद एक NCERT में दिया गया है ई नोट सेल का दूसरा फार्मूला। दोनों को लगा सकते हो, दूसरा वाला ज़्यादा लगाओगे क्योंकि इसी का यूज अच्छे से होगा। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड वाले का जिसका SRP ज़्यादा उसे कैथोड मान लो, जिसका SRP कम उसे एनोड मान लो, बात ख़त्म। जिसका SRP ज़्यादा वही कैथोड, जिसका SRP कम वही एनोड। अगर सेल का ई नोट निगेटिव आता है तो रिएक्शन नहीं होगी, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। अगर सेल का ई नोट निगेटिव आता है तो रिएक्शन नहीं होगी, बस याद कर लो। और अगर सेल का ई नोट पॉजिटिव आ जाता है तो रिएक्शन होगी, बात खत्म। कितना सिंपल टॉपिक है कि अगर सेल का ई नोट निगेटिव आता है तो रिएक्शन नहीं होगी, और अगर ई नोट पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन होगी। अब अगली लाइन क्या है? मेटल्स प्लस मेटल आयंस की रिएक्शन में ई नोट पॉजिटिव आता है। अरे भैया ई नोट पॉजिटिव आता है मतलब मेटल और मेटल आयन की रिएक्शन होगी। और मैंने पीछे भी लिखवाया था कि एक का SRP अगर लो है, दूसरे का SRP अगर हाई है तो रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि ई नोट सेल पॉजिटिव आता है। देखो ये वही बात है जो भी हमने 1-1.5 पेज पहले पढ़ी थी। अब सेल्स की बात कर लो। अब आपने बेसिक ख़त्म कर लिया, अब सेल्स की बात कर लो। अब देखना सेल कितने मक्खन तरीके से निकल जाएंगे। पहली होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, बात ख़त्म। पहली होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी को बदलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन मतलब डेल्टा जी बराबर 0 से जो आपका डेल्टा जी होगा वो छोटा होगा, और T&P जो साइड में लिखा है इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मतलब डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, डेल्टा जी 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा। उसके बाद इसके एग्जांपल हैं डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, एक ही बात है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलेगा केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलेगा केमिकल एनर्जी में। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब डेल्टा जी है वो इस बार 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 से ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और इसके एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन मतलब पिघले हुए NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराना। ये पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, तो इसे हम अच्छे से कर ही लेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, आगे चलते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन ये हर सेल के लिए सेम है, पीछे हमने बेसिक में पढ़ रखा है। क्यों पढ़ रखा है? ताकि अब हम यहाँ पे अच्छे से समझ पाएँ। देखो LHS है, LHS में क्या हो रहा है, Cu है, ये Cu से Cu+ में बदल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ये एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इधर देखो RHS, RHS पे क्या था, कैथोड था, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे हो रहा है, आपका Ag+ जो है ये डब्बे से निकल कर Ag में बदल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। इधर आपका Cu डब्बे से निकल के Cu2+ में बदल रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब रिडक्शन मतलब कैथोड, नीचे कैथोड और एनोड पर दोनों की रिडक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन, रिएक्शन लिख दी है। बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या है ये हम आपको थोड़ी देर में भी बता ही देंगे। उसके बाद आपको जो हमने पीछे बताई थी वो बातें करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो वाला डंडा है ये देखो किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। देख लो पीछे लाइन लिखाई थी, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देख लो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, LHS से RHS की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद सेल प्रेजेंटेशन में क्या लिखना था, सेल प्रेजेंटेशन में लिखना है एनोड, एनोड के बाद 1 m कंसनट्रेशन है एनोड की, बीच में 2 बड़े बड़े डंडे, और कैथोड, कैथोड की कंसनट्रेशन। ये वही फार्मूला है। एक तरफ एक तरफ जो एनोड है वहाँ पे आपने क्या लिख दिया, वहाँ पे आपने लिख दिया कि Cu से Cu2+ हो रहा है, मतलब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बीच में बड़ा डंडा, ये सॉल्ट ब्रिज का निशान है, हमने पीछे पढ़ रखा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो Ag+ से Ag बन गया, बस बात खत्म। 1 मोलर कंसनट्रेशन मान ली हमने, क्योंकि कंसनट्रेशन की तो बात इस चैप्टर में ज़्यादा होगी नहीं। सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं, क्या होता है, तो हमने कहा भैया अभी इतना जान लो कि एगार एगार से मिलकर बनता है। एगार एगार क्या है ये हमने बायो में खूब अच्छे से पढ़ा है, हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम में मिल जाएगा, एल्गी के अंदर एगार एगार के बारे में पढ़ने को आपको, और जिससे जेली वगैरह बनाई जाती हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या है, एगार एगार है और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इस रिएक्शन में क्या, इस सेल में कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था, KNO3-। आगे और भी इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे हम, बात खत्म। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ECS में जितना पास होंगे मेटल्स उतना धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होंगे। भैया पास वाले लोग हैं, 2 लोग ज़्यादा पास रह रहे हैं तो उतना धीरे ऑक्सीडाइज और रेड्यूस होंगे। मतलब कोई बात होगी तो सुन लेंगे, तुरंत लड़ेंगे नहीं। मगर अगर ज़्यादा दूर हैं, ECS में दूर हैं, तो इसका मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज और रेड्यूस होंगे। मतलब अब दूर रह रहे हैं तो बातें सुनेंगे नहीं, सीधा पंगा करेंगे, बात खत्म। ECS में जितना पास मेटल उतना धीरे धीरे रेड्यूस है ऑक्सीडाइज, मतलब। और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा, मतलब ECS में जितना दूर ऑक्सीडाइज या रेड्यूस उतना देर में होंगे, बात खत्म। एक क्वेश्चन है Zn कैन डिस्प्लेस। हमने आपको पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि ऊपर वाला ECS में नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अब Zn के नीचे कौन है, Zn ECS में ऊपर है, Zn के नीचे केवल Cu है, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो Zn से ऊपर है। तो सीधी बात Cu, क्योंकि Cu जो नीचे वाला यहाँ पर Cu को डिस्प्लेस करेगा। Zn Cu को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि Cu Zn से नीचे है, और ECS में जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो Zn ऊपर है, ये अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, बात ख़त्म। अब आगे एक और अगले पेज पे कॉन्सेप्ट है, क्या है, जिनका E0 सेल डिफरेंस ज़्यादा वो जल्दी रिएक्शन करेंगे। अरे भैया जल्दी डिस्प्लेस करेंगे तो जल्दी रिएक्शन भी तो होगी। अब एक और पॉइंट पढ़िए, AgNO3 को कॉपर बीकर में स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना ही नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक आएगा। पहली बात, SRP हाई होता है Ag का और कॉपर का लो होता है, तो रिएक्शन तो हो जाएगी मगर हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, बात ख़त्म। क्योंकि E0 सेल इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यही इसका मीन मान लो, बात ख़त्म। जहाँ तक क्वेश्चन होने हमें वहीं तक जाना है, हमें नीट तक जाना है, हमें JEE तक जाना है, लेकिन अब हम यूनिवर्सिटी के लेवल तक तो नहीं जा सकते हैं। हमारा जितना कॉन्सेप्ट है हमें बस उतना क्लियर करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, 2 दिए हैं, ऊपर SN है नीचे Cr है, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, प्लस 1.15 वोल्ट दिया गया है, नीचे -0.74 वोल्ट दिया गया है। दोनों कपल्स जो हैं
कपल्स कौन कपल्स? इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली दोनों रिएक्शंस के कपल जो हैं। अब इनमें देख लो इन दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों के एसआरपी दिए गए हैं, बात खत्म। ई नोट दिया गया है पर बताया नहीं गया एसआरपी है या एसओपी। तो भैया हमने देख लिया, पहली बात तो हमने पीछे याद किया था कि एसआरपी ही मानेंगे, बाकी देख लो एसएन का भी रिडक्शन हो रहा है, सीआर का भी रिडक्शन हो रहा है, रेडॉक्स तो पड़ा ही है, वहीं से समझ लो। अब दोनों का रिडक्शन हो रहा है, अब दोनों का रिडक्शन हो रहा है। देखो हमने इतनी रामायण बस रिडक्शन जानने के लिए की थी, उसके बाद आंसर तो इनका इतने में ही मिल जाएगा। कितने में? ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। याद करो, एक का एसआरपी ज़्यादा, जिसका एसआरपी ज़्यादा, जिसका एसआरपी मतलब जिसका ई नोट ज़्यादा उसे कैथोड मान लो, जिसका ई नोट कम उसे एनोड मान लो। और माइनस किया तो भैया इधर तो पॉजिटिव वाला 1.5 आ गया, उधर माइनस और बीच में -7.4 आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8.9 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी हो गया, आगे भी क्वेश्चन हवा में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अरे डायरेक्ट मुंह से ही बोल गया कि एसआरपी है, एसआरपी Zn2+ बाई Zn, मतलब Zn2+ से बन रहा है Zn, और Ni2+ से बन रहा है Ni, और Fe2+ से बन रहा है Fe। इन सब के ई नोट दिए गए हैं, ई नोट की वैल्यू नेगेटिव में है सबकी। अब सीधी बात, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो कुछ नहीं करना है, देखना है कि रिएक्शन कह क्या रही है। रिएक्शन में एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बस कुछ मत करो। क्या करो? ई नोट सेल को आपने कहा कि भैया आपने ये Zn और Ni क्यों रख दिए? तो मैंने कहा रुको ठहरो मैं बताता हूँ, मैंने कहा रुको मैं बताता हूँ। तो मैंने बताया कि आयरन और जो आपका Ni मतलब निकेल है, ये दोनों पास पास हैं, पास पास हैं, तो ये रिएक्शन देर में करेंगे। एक बात बताओ, ये रिएक्शन देर में करेंगे, कैसे करेंगे? हम बेसिकली समझते हैं कि अगर सामने 100 का नोट पड़ा हो तो जो ज़्यादा पास होगा वो तो खट से लपक के उठा लेगा, जो दूर वाला है उठा वो भी सकता है, लेकिन उसे इतना टाइम लग जाएगा कि वो उठा ही नहीं पाएगा। वैसे ही जब ये तीनों तत्व आपस में रखे जाएंगे तो ECS में Ni और Fe पास पास हैं, और Zn और Ni दूर दूर हैं, आयरन बीच में है Zn और Ni के। वरना Zn और Fe भी रिएक्शन कर सकते थे, मगर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सबसे दूर दूर, मैंने क्या कहा था, ECS में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना ज़्यादा दूर दूर होंगे उतनी जल्दी रिएक्शन करेंगे। इसलिए इस रिएक्शन में Zn और Ni भाग लेंगे, Fe भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ECS में Fe और Ni पास पास हैं, इसलिए इन दोनों की रिएक्शन नहीं होगी। और जिंक से Ni और Fe दोनों दूर हैं, लेकिन ज़्यादा दूर कौन है? Ni दूर है, इसलिए। अब देखो यहाँ Zn2+ से बना Zn, तो Zn लिख दिया और आगे Zn2+ बन गया, बस। उसके बाद Ni2+ से बना Ni, इधर Ni2+ लिख दिया, इधर Ni लिख दिया। x बराबर Zn, y बराबर Ni, रिएक्शन में वैल्यू रखी थी, बात ख़त्म। अब आप बोले, आपने कहा, क्या कहा? कहा कि आपने ये कैसे निश्चित कर लिया कि Ni का रिडक्शन होगा और जिंक का ऑक्सीडेशन? तो मैंने कहा जो जितनी बड़ी मेटल वो रिडक्शन नहीं करेगी, जो बड़ी मेटल होगी, जो ऊपर होगी वो मेटल, और मेटल ऑक्सीडेशन पहले करेगी। तो जिंक जो है ये Ni से ऊपर है ECS में, और जिंक ECS में अगर ऊपर है तो जिंक का ऑक्सीडेशन दिखाएंगे हम, और Ni जो निकिल है वो नीचे है तो निकिल का ही रिडक्शन दिखाएंगे, बात ख़त्म। वैल्यू रख दी। उसके बाद ई नोट सेल निकालना है तो निकाल लो भैया। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? वो कैथोड है, तो कैथोड माइनस एनोड, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन वाले में से माइनस कर दो। तो रिडक्शन किसका हो रहा है भैया? मैंने कहा कि रिडक्शन किसका हो रहा है? तो आप बोले रिडक्शन तो भैया निकिल का हो रहा है। किसका? निकिल का। तो निकिल वाला आगे रख दो क्योंकि निकिल वाला कैथोड हो गया, और माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का, तो जिंक वाले को पीछे रख दो, प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल लो, बात खत्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेंट्स, एक सॉल्यूशन कंटेन करता है Fe2+ Fe3+ और I- आयंस। इसको भी वैसे ही कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? अरे भैया हमने इसको क्या किया, हमने इसको रख लिया। कैसे? हमें रिएक्शन में तीनों चाहिए। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई नॉट Fe3+ एंड Fe2+ 0.77 वोल्ट, और ई नॉट
I2 और I माइनस इतना, मतलब Fe2+ और Fe3+ भी रिएक्शन में चाहिए ही चाहिए। जिसका ई नोट दिया गया है वो तो रिएक्शन में होगा ही होगा, और I2 का ई नोट दिया गया तो वो भी रिएक्शन में होगा, मतलब तीनों चाहिए रिएक्शन में। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी, Fe3+ आगे बन के Fe2+ बन गया, तो बस Fe2+ और 3+ दोनों आ गए रिएक्शन में, और 2I माइनस आगे जाके I2 बन गया, ये भी आ गया। आप बोले कि Fe3+ की जगह Fe2+ भी तो लिख सकते थे, जो मैंने नीचे लिखा है। तो मैंने कहा नहीं, अगर Fe2+ लिखोगे तो आगे जाके अगर इसका रिडक्शन कर दोगे तो रिडक्शन के बाद क्या बचेगा, बचेगा केवल Fe, और केवल Fe बचेगा तो कोई फ़ायदा है। मैंने कहा नहीं। तो आप बोले आपने फिर दिमाग लगाया, ये मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपने फिर दिमाग लगाया। आप बोले कि अगर भैया Fe2+ का हम ऑक्सीडेशन करा दें, Fe3+ बना दें, तो मैंने कहा देखो साहब करा तो दो, लेकिन एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन, एक का तो तुमने कहा नहीं भैया, हम Fe2+ को Fe3+ बना देंगे और I माइनस का रिडक्शन करा देंगे। तो हमने कहा अरे साहब थोड़ा दिमाग लगाओ, Cl माइनस I माइनस Br माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल होती है वो -1 ही होती है, इसे -2 में ना बदलो। आप Fe3+ लेके Fe का रिडक्शन करा दो, I माइनस का ऑक्सीडेशन करा दो। क्यों? क्योंकि I माइनस का रिडक्शन अब तो हो नहीं सकता, क्योंकि I पे -2 चार्ज कहीं देखा है, नहीं देखा है, तो बात ख़त्म। अब तो समझ गए होंगे। अब आगे वाला पॉइंट क्या है, हाफ सेल की बात हो रही है। हाफ सेल की बात मैंने पीछे ही बोला था कि या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब या तो कैथोड होगा या तो एनोड होगा, दोनों एक साथ साथ रिएक्शन में कभी नहीं होंगे। या तो कैथोड होगा या तो एनोड होगा। कैथोड है तो क्या हो रहा है, कैथोड है तो हो रहा है रिडक्शन, एनोड है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब हाफ सेल का मतलब एक चीज़ की बात हो रही है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, मैंने सेल बनाया है, इसको खुद ही पढ़ लो भैया। क्या पढ़ना है, शॉर्ट ब्रिज आधा बना दिया है, आधा कहाँ है, आधा दूसरी सेल के लिए जा रहा है। दूसरी सेल थोड़ी ना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हाफ सेल की बात हो रही है, तो आधा बनाएंगे। तो उसके बाद ऊपर से तार निकला है, आपने कहा कि 1/2 सेल के लिए, मतलब आधी सेल तो ये बनी है, आगे जो तार जा रहा है ये आगे वाली आधी सेल के लिए बना है। और एनोड पे क्या हो रहा है, अब भैया हाइड्रोजन का सेल है तो हाइड्रोजन का एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या हो रहा है, मैंने कहा भैया हाइड्रोजन का सेल है तो कैथोड पे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। और शॉर्ट में कैसे लिख लिया ये रेड पेन से, तो मैंने कहा शॉर्ट में ऐसे लिख लिया कि H हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से बना H+, और H+ से बना हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, इसे ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद हम अगले पेज पे आए तो हमने फिर आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन याद कराया। इस बार हमने एक और नई ट्रिक से याद कराया। कैसे, LHS बीच में सॉल्ट ब्रिज के डंडे बराबर RHS। उसके बाद ये एक साथ याद करना है, LHS बीच में सॉल्ट ब्रिज के डंडे RHS, एनोड 1 मोलर कंसनट्रेशन, बीच में डंडे कैथोड 1 मोलर कंसनट्रेशन। उसके बाद या कंसनट्रेशन जो दी जाए, उसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल है Cu या Ag, तो एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एनोड पर, बीच में 2 बड़े बड़े डंडे, और आगे कैथोड पे रिडक्शन। बात खत्म, याद कर लो। उसके बाद फाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu एंड जिंक। 2 अलग अलग क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, दोनों का ई नोट सेल दे दिया, जिंक का भी और Cu का भी। आप गए, आपने ई नोट सेल की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग रख दी, देखो रखी है ना पेज पे। उसके बाद आपने क्या किया, ई नोट वाटर का 0 कर दिया और आंसर निकाल लिया। अब मैं आपको बताऊंगा, Cu ECS में नीचे होता है हाइड्रोजन से, अगर ECS में नीचे है तो Cu कहाँ जाएगा, Cu जाएगा आपका कैथोड पर, क्योंकि Cu का SRP ज़्यादा होगा और वाटर का SRP कम होगा। उसी तरह जिंक वाटर से कहाँ है, ऊपर है, या H+ से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक एनोड पे गया है। देख लो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, दोनों रिएक्शन में। एक में Cu एनोड कैथोड पे गया है, क्यों, क्योंकि Cu नीचे है, SRP ज़्यादा होगा, जिसका SRP ज़्यादा है जो वही कैथोड पे जाएगा। पीछे याद किया था ना, SRP ज़्यादा उसे कैथोड पे रख लो। ये बात तब के लिए है जब ई नोट की वैल्यू ना दी जाए। अगर सिंगल ई नोट की वैल्यू दी गई है ना, ई नोट की वैल्यू, तो ई नोट की वैल्यू जब दी जाए तो जिसकी ई नोट की वैल्यू ज़्यादा
वही कैथोड, और जिसकी कम वही एनोड। समझ गए। लेकिन अगर ना दी जाए तो भैया जिसका SRP ज़्यादा, मतलब जो नीचे है उसका SRP ज़्यादा, वो कैथोड पे चले जाएगा, और जिसका SRP कम वो मतलब ऊपर है ECS में तो वो एनोड पे चला जाएगा। देखो कर लो क्वेश्चन तो हलवा है, बस ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं जिन्हें करने में टाइम लगता है। अगर ई नॉट की वैल्यू अलग से नहीं दी है तो हाँ देखो अगली लाइन यही है, अगर ई नॉट की वैल्यू अलग से नहीं दी गई है तो ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। ऊपर वाला मतलब जो ECS में ऊपर वो एनोड, जो ECS में नीचे वो कैथोड। यहीं से एक लाइन याद कर लो, काम खत्म। ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड, बस जो ऊपर है ECS में वो एनोड, जो नीचे है वो कैथोड। कब? जब ई नॉट की वैल्यू ना दी जाए। वैल्यू दी जाए तो वैल्यू रखो यार, क्या यार इतना ECS याद करोगे हर क्वेश्चन के लिए? नहीं, जहाँ ECS की खास ज़रूरत हो वहीं पे करो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ इतनी बड़ी साड़ी है, भूल गए तो क्या होगा, बंटाधार हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत है वहीं करो, हर जगह ना करो। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट याद कर लो, आपके सारे दुख यहीं ख़त्म हो जाएंगे। कहा कैसे भगवान? मैंने कहा ऐसे भगवान, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड या एनोड कहीं पर भी पूछा है तो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में मैंने अभी ऊपर के मेटल बताए थे और नीचे के 5 मेटल बताए थे, क्योंकि हाइड्रोजन 0 पॉइंट है। हाइड्रोजन पे कैथोड या एनोड हर जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। इसलिए हाइड्रोजन हमें हमेशा हाफ सेल लगता है, हाइड्रोजन हाफ सेल की तरह रिएक्ट करता है। यही कारण था कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने से पहले मैंने आपको हाफ सेल की बात बताई थी, और अब जाके ये सारा जो भेद है वो खुल गया है कि हाइड्रोजन का कैथोड या एनोड हर जगह ई नॉट 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। इसलिए हमें हाइड्रोजन हाफ सेल की तरह बिहेव करता हुआ लगता है। फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें प्लेटिनम भी जोड़ दिया गया है। तब देखो एनोड और कैथोड, बस वही वैल्यू की बात है, हमने रख दिया क्वेश्चन में क्या रख दी? वैल्यू रख दी। क्या वैल्यू रख दी? H2GH+, मतलब क्या हो रहा है? मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड है, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला H+ आयंस एनोड पर हैं और Cu कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। भैया ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हम इसे शॉर्ट में लेकर आए। क्यों हमें ज़्यादा बातें जाननी, हमें बस इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखकर ही बोल देना है कि H+ आयन एनोड पर हैं। देख लो एनोड पर है, ये जो रेड पेन से है ये सॉल्यूशन ही है, और Cu कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। देखो ऊपर Cu था, हमने ये अपना एनोड कैथोड वाला सॉल्ट ब्रिज के बीच में डंडा लगा के किया तो समझ गए इसकी Cu कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, बात खत्म। और इन क्वेश्चन सॉल्विंग, अब क्वेश्चन सॉल्विंग वाला ये पॉइंट समझ लो, ई नॉट सबसे कम एनोड पे, ई नॉट सबसे ज़्यादा कैथोड पे। ये वही बात है जो मैं 100 बार बोल चुका हूँ, जिसका ई नॉट कम है उसे एनोड पे रख लो, जिसका ई नॉट ज़्यादा है उसे कैथोड पे रख लो, और वही ई नॉट सेल का निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर दो, बात खत्म। वही बात है ना, बेसिक सी चीज़ें हैं, बस मन किया दोबारा बता दें तो दोबारा बता दिया। पूरा चैप्टर रेडॉक्स से प्रभावित है, बस ई नॉट और ECS मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ECS, अगर इन 2 पॉइंट्स को हटा दें तो पूरे चैप्टर में रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मतलब सारी बातें किसकी करनी है? पूरे चैप्टर में सारी बातें हमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट की ही करनी है। तो डरो मत, ये वाला पॉइंट यहीं पे हमारा ख़त्म होता है, और आगे के जो पेज हैं उनका हम अगले पार्ट में लेके आएंगे रिवीजन।